और अब एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले में। हाथरस में क्राइम सीन पर पहुंचे हैं एसपी। जो नए एसपी अपॉइंट किए गए थे वो क्राइम सीन पर पहुंचे हैं। गांव पहुंचकर नए एसपी विनीत जायसवाल ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने क्राइम सीन का मुआयना किया है। तो नए एसपी जो कि पुराने एसपी को बर्खास्त करने के बाद में जिन्होंने चार्ज लिया, वो अब क्राइम सीन पर पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर वो क्राइम सीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए वो उस जगह पर पहुंचे हैं, गांव में पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश कर दी थी। अब आपको टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीरें, जो लोग बैठे हुए हैं वो एसआईटी की टीम जब पहुंची हुई थी आज, तो उनके पिताजी से, जो पीड़िता के पिता हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, बयान ले रही हैं। और आपको दूसरी तस्वीर दिखाई देगी कि क्राइम सीन पर एसपी पहुंचे और साथ ही साथ एक और नया एंगल आया है, वो है आरोपियों के पक्ष में पंचायत खड़ी हो गई है। पंचायत का यह कहना है कि आरोपियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसे तूल दे रही हैं। अलीगढ़ में भी सवर्ण लामबंद है। आरोपियों के समर्थन में सवर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। ये एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके पास लेके आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथरस के सांसद का पुतला जलाया है। सांसद राजवीर दिलेर पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हैं जो प्रदर्शन की गई थी कुछ समय पहले। तो हाथरस केस में क्या डेवलपमेंट्स है, इसके लिए जानने के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी ऐश्वर्या के साथ, जो कि लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ हाथरस से। ऐश्वर्या, वहां पर क्या हलचल हो रही है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? काफी कुछ हुआ है आज सुबह से और काफी कुछ होने भी वाला है। पहला अगर आप हमें बता सकें कि अभी क्या हो रहा है, और साथ ही साथ एसआईटी की टीम आई थी, नए एसपी आए हैं वहां पे, और लेटर इन द डे दोपहर के बाद बड़े राजनीतिक दौरे भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, ये सब भी आने वाले हैं। उस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए, पूरे एक्शन के बारे में बताइए, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल आशीष, 9:45 पर सबसे पहले एसआईटी की टीम यहां पर परिवारजन से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पहुंची, क्योंकि कल रात जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवारजन से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसके बाद एसआईटी टीम रात को यहां पर आई थी। लेकिन क्योंकि पीड़िता के पिता की तबीयत कहीं ना कहीं खराब नजर आ रही थी, उसके कारण उन्होंने एसआईटी टीम से दरखास्त करी थी कि वो कल सुबह आए और वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। आज सुबह 9:45 बजे टीम एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची और अब लगभग 1:05 हो रहे हैं, यानी लगभग 3.25 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जब एसआईटी की टीम यहां पर पीड़िता के परिवार के साथ मिल रही है और घर के अंदर मौजूद है और लगातार वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स इसलिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं क्योंकि जब सबसे पहले एसआईटी टीम ने पीड़िता के परिवार से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, उसके बाद दोबारा जो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए थे उनके भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। अब री एग्जामिन के लिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए एसआईटी की टीम दूसरी बार यहां पर पहुंची है और लगभग 3.25 घंटे से ज्यादा पूछताछ लगातार जारी है। पिता और दोनों भाई के साथ एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। आज क्या कुछ होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं कि पॉलिटिकल डेलीगेशंस का आना लगातार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए हैं पीड़िता से मिलने के लिए। इसके पहले किसान संघ से भी काफी लोग यहाँ पर आए थे। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ भी यहाँ पर पहुंचने वाले पीड़िता के परिवार से मिलने। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कल क्योंकि पीड़ित परिवार में जो पीड़िता के पिता थे उनकी तबीयत कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, तो एसआईटी टीम ने आज मेडिकल टीम की रिक्वेस्ट करी थी डीएम से। उसके बाद आज मेडिकल टीम भी यहां पर पहुंची और पीड़िता के
जो पिता हैं उनकी जांच की गई। ये टीम कोरोना टेस्ट भी करती है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पूरे परिवारजन का कोरोना टेस्ट भी होना संभव है। लेकिन जहां तक बात की जाए पूरे इंसिडेंट की, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई के ऑर्डर्स दे दिए हैं, एसआईटी टीम को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और इसी के चलते आज एसआईटी टीम यहां पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है। और जो दूसरी रिपोर्ट है, यानी पहली जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया था, अब दूसरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आशीष। ऐश्वर्या, क्या जो नए एसपी हैं वो एसआईटी के टीम का हिस्सा हैं या फिर उनका अलग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, उनका अलग अपना ऑब्जर्वेशन है? दूसरा, जब एसआईटी टीम का क्या महत्व रह जाता है उनके इन्वेस्टिगेशन का ऐसे समय में जब राज्य सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को केस सौंपने की सिफारिश कर दी है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 1 या 2 दिन में अगले सीबीआई केस को टेक ओवर कर लेगी, तो एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन का कुछ खास महत्व रह जाता है? देखिए, पहली बात तो जो नए एसपी आए हैं विनीत जायसवाल, उन्होंने पूरा मामले को टेक ओवर किया है, क्योंकि जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था और उनके भी स्टेटमेंट्स को एसआईटी ने रिकॉर्ड किया था। अब जो नए एसपी आए हैं उन्होंने आज खुद क्राइम सीन पर जाकर पूरी जगह का मुआयना किया। उनसे हमने बात भी करने की कोशिश की, आईटी नेटवर्क वहां तक पहुंचा भी। उनसे जब हमने पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है, मैं एसआईटी टीम का हिस्सा नहीं हूं और एसआईटी ही आपको जवाब देगी, मैं किसी भी बात पर आपको प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि सीबीआई को, जबकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, वो नोटिफिकेशन जाएगा सेंटर को, और अगर सेंटर नोट देती है तो सीबीआई की टीम गठित होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो हाथरस आकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कल यूपी के डीजीपी यहां पर पहुंचे थे, मुख्य सचिव पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एसआईटी अब दूसरी जो रिपोर्ट सबमिट करने वाली है उसमें यह पता लगेगा कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी की गई पीड़िता के शव को जलाने के लिए, क्यों पीड़ित परिवार को इस अंत्येष्टि में हिस्सा नहीं बनाया गया और क्यों केरोसिन का इस्तेमाल किया गया। इन सभी बातों को लेकर दूसरी रिपोर्ट आनी है और दूसरी रिपोर्ट के लिए अब एसआईटी जांच कर रही है। ये रिपोर्ट भी आशीष, जो एसआईटी टीम सबमिट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार को, वो भी सीबीआई को सौंपी जाएगी, क्योंकि ये सारा भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और सीबीआई इन सारी इन्वेस्टिगेशन को भी अपने पूरे मामले में और पूरी फाइल में दर्ज करेगी। ऐश्वर्या, आप बने रहिए, और काफी इवेंटफुल डे होने वाला है, वहां पर काफी एक्शन हो रहा है, काफी लोग आए हैं, काफी टीम्स आई है और काफी पॉलिटिकल डेलीगेशन आएंगे भी। हम आपके पास आते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फिलहाल रुक करते हैं एक और खबर का। हाथरस से जुड़ी हुई इंडिया न्यूज ने लगातार हाथरस की बेटी की खबर को आपके सामने रखा। गांव में घुसकर हमारी टीम ने पुलिस प्रशासन की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, जिसका यह नतीजा हुआ कि पुलिस प्रशासन ने मीडिया को गांव में जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद परिवार ने प्रशासन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। जनों से मुलाकात करने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर जाते हुए कई सारे जो सवाल खड़े किए थे परिवारजनों ने इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो तमाम सवालों के जवाब को तराशने के लिए और उन सवालों के जवाब देने के लिए खुद मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद दोनों अफसर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दावा किया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। उधर हाथरस गैंग रेप पीड़िता का शव जलाने के 3 दिन बाद पुलिस ने मीडिया को पीड़ित के गांव में एंट्री दी, जिसके बाद इंडिया न्यूज की टीम पीड़ित के घर पहुंची और वहां देखा कि पीड़ित के गांव में पुलिस का पहरा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसी घर में पूरा डेरा उन्होंने जमा था, नहीं उसकी वजह से इस दौरान पीड़ित के भाई ने यूपी पुलिस और अधिकारियों से सवाल पूछा कि किससे पूछकर उनकी बहन की बॉडी जलाई गई। आखिरी बार बहन का मुंह भी नहीं देखने दिया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि यह भी पता नहीं कि पुलिस ने किसकी लाश जलाई और वो किसकी हड्डियां लाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथरस के डीएम साहब पर लगातार धमकाते रहने का भी आरोप लगाया।
की बॉडी इस बुरी तरह से ऐसे पेट्रोल छिड़क के जला दी गई है। इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे, हमारी कोई मांग नहीं है। जो इन सवालों के जवाब दे देगा, ऐसा क्यों किया इन पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, इन सब अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसे किस दबाव में आगे किया, किस मजबूरी से किया, तब तक हम कि रामू के पिता कह रहे हैं तो उस दिन उनका बेटा क्या मानते हैं कि हमें नहीं पता सर जो जी। आपकी बहन है लवकुश की मां कह रही है कि उसे न्याय उनके मिला? बेटे ने खुद पानी पिलाया है। जी आप मम्मी से पूछ सकते हैं। आप उन्होंने बोला है कि वो लोग वहाँ पे पानी कोई छोटा बच्चा लेके गया था, ना कि लवकुश लेके गया था। एक बात बताइए, जी। एसआईटी की टीम परसों आई थी, आप लोगों से क्या पूछी है, क्या सवाल उन्होंने किए गए? सिर्फ बयान लिए हैं हमारे। उन्होंने सिर्फ यही पूछताछ की है कि आप बता दीजिए पूरा घटनाक्रम और जो जिस तरीके से बॉडी जलाई है, इस सब के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने। पूरा लिखा भी गया है, रिकॉर्ड भी किया गया। जी लिखा गया है। आप लोगों से दस्तखत भी कहीं करवाए गए, कुछ लिखवाया गया आप लोगों से भी? मैं बाहर नहीं निकला था। अगर जो बड़े भाई हैं वो निकले हों, उनसे दस्तखत करवाएं। आप अंदर ही थे लगातार, और यहाँ पर और कौन कौन से लोग थे? यहाँ तो बयान किन किन लोगों का लिया है एसआईटी ने? मम्मी का और जो बड़े भाई हैं। पीड़िता के भाई ने जिस तरह से बताया कि जो पुलिस है वो यहाँ पूरी तरह से पहरे पे थी, और अभी भी भले ही मीडिया को एंट्री दे दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएससी और पुलिस बल लगातार अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। लगातार पुलिस यहाँ छावनी में तब्दील है। जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अभी भी चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आ रहा है। और यही वो घर बताया गया है जहाँ जो आरोपी है उसका घर भी यहीं पास में बताया था। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो है पूरा भय का माहौल बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी गई है, और जो पीड़िता के भाई ने जो अब तक बताया है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनके साथ